हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो कल वाली वीडियो थी उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय देखा था और उससे संबंधित 30 PYQ देख लिए थे। अब आगे देखते हैं। जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो, इससे सब जुड़ जाएं साथ में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संविधान के एक सेकंड। संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सार्वभौम प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 हमने देखा था कि संवैधानिक पीठ के लिए तो न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत आती है? तो हमने देखा था कि जो केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है या फिर एक से अधिक राज्यों के बीच कोई अगर विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता अनुच्छेद 131 के तहत आती है। इस तरीके से आंसर सी सही है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है वो मूल आरंभिक अधिकारिता ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत या तो भारत सरकार हो और एक या एक से अधिक राज्य हो, या फिर एक और भारत सरकार है और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक राज्य, तीसरी है कि दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में, उस विवाद में जैसे विधि और तथ्य का प्रश्न होना चाहिए, कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। ठीक है, तो संघीय मामले जो राज्य और केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो हमने देखा था कि मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 131। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो पूछ रहा है कि अनुच्छेद 131 के अंतर्गत जो आरंभिक अधिकारिता है उसमें कौन कौन सी चीज आती है? तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, तो ये सही है। दूसरा है संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, तो ये गलत है। भारत सरकार तथा किसी संघ के राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, तो ये भी गलत है, क्योंकि संघ राज्य जो क्षेत्र हैं सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहते हैं, तो विवाद की कोई समस्या नहीं है। चौथा है दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, तो सही है। तो इस तरीके से जो आंसर है पहला और चौथा सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। देखिए अनन्य, तो यही प्रश्न गलत हो जाता है। अनन्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद जो 32 है उसके तहत ये रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति है। इस तरीके से प्रश्न गलत हो जाता है। दूसरा वो अंतर शासकीय विवादों मूल जो हमने देखा था अनुच्छेद 131 एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। हाँ, इसमें वो रखता है क्योंकि किसी और न्यायालय को इसकी सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। तीसरा, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या
किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। तो 143 के अंतर्गत इसकी सलाहकारी शक्ति है और राष्ट्रपति जी समय समय पर इससे विभिन्न मुद्दों या अपने संवैधानिक विषयों पर सलाह लेते हैं। चौथा, इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनरावलोकन करने की शक्ति है। ये भी सही है। हमने देखा था कि अनुच्छेद 137 में जो अपने निर्णयों की पुनरीक्षा या पुनर्विचार कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अगर हनन होता है तो उस हनन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत अधीन रिट जारी कर सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की देखिए अनन्य शक्ति नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अन्य विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों में से अब कौन सा सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय की का जो गठन है वो 1950 को हुआ था, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, तो ये भी सही है। हमने देखा था कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर इसके नीचे राज्यों में हाई कोर्ट, फिर इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय, इस वजह से ये पॉइंट भी सही है। तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये पॉइंट गलत है। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। जब ये पॉइंट सही है तो फिर पॉइंट गलत होगा, तो इसका मतलब है वो सुनवाई कर सकता है। तो सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, तो कोर्ट मार्शल की अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका आशय क्या है? मैंने बताया था आपको कि जो अभिलेख न्यायालय उसके दो अभिप्राय होते हैं। पहला तो वो अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति रखता है, दूसरा इसके जो निर्णय और आदेश होते हैं वो साक्ष्य के रूप में अन्य न्यायालयों के लिए कार्य करते हैं। तो हमने देखा था कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इस तरीके से आंसर भी सही है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है, उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि इसके सभी निर्णयों का क्या होगा, तो साक्ष्यात्मक मूल्य होगा और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो दो मतलब है वो हमने देख लिए। भारत के नीचे दिए गए न्यायालय में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो देखिए अभिलेख न्यायालय दोनों होते हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। ठीक है, भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद 129 है वो उच्चतम न्यायालय को, और संविधान का अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का दर्जा प्रदान करता है। तो कौन से अनुच्छेद 129 और 215 यानी 215। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो HN न्यायालय समिति की रिपोर्ट के अनुसार में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। तो सही है, क्योंकि न्यायालय की जो अवमानना अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए संसद ने एक अधिनियम बनाया है 1971 में,
जब ये बनाया गया तो जो रिपोर्ट किसकी थी, तो HN सान्याल समिति की। तो इस तरीके से पॉइंट सही है। दूसरा है कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये पॉइंट भी सही है। हमने देखा था कि अनुच्छेद 129 और 215 अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। देखिए, परिभाषित करता है, तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी अवमानना को सिविल या आपराधिक को परिभाषित नहीं किया गया। चौथा पॉइंट है कि भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति नहीं थे। देखिए, अगर इस बनाया है तो फिर संसद में शक्ति नहीं थे, तो पॉइंट भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी 1, 2 और 4 सही। तो 1961 में HN सान्याल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने रिपोर्ट दी थी और उसी रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 पारित किया गया था। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 129 जो हमने देखा था उच्चतम न्यायालय को, और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति क्या है, प्राप्त है। तो इस तरीके से कथन 2 सही है। संविधान में सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया। संसद के द्वारा पारित जो न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना दोनों को परिभाषित किया गया। तो देखिए, संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। जो 1971 में अधिनियम बना था उसमें परिभाषा दी गई है। उच्चतम न्यायालय की अवमानना संविधान की संघ सूची की जो प्रविष्टि 77 है उसका विषय है, जबकि उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों की अवमानना समवर्ती सूची की प्रविष्टि 14 का विषय है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अतः स्पष्ट है कि भारत में न्यायालय की जो अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। इसी का अनुसरण करते हुए संसद द्वारा न्यायपालिका के अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। तथा कथन 4 सत्य है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु वो किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो इसके लिए उसे राष्ट्रपति से अनुमोदन चाहिए। इस तरीके से ऑप्शन ए सही है। जब आप संविधान का अनुच्छेद 130 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प क्या होगा, ए होगा। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो हमने देखा था कि केशवानंद भारती जो 1973 में आया था, गोलकनाथ 1967 में आया था, मेनका गांधी बात 1978 में आया था। एक्चुअली डेट शायद 78 ही है और कंफर्म कर लेना था, 1950-51 का मामला है, ठीक है। तो केशवानंद भारती बना केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। एक सेकंड में रुकिए, कंफर्म कर लेता हूँ थोड़ा सा।
ए के गोपालनवाद 1950 या 51 कौन सा है? तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो ये 1950 का केस है। और मेनका गांधीवाद हाँ जो 19 मैं बता देता आपको द्वारा क्लियर। जो ए के गोपालनवाद है वो 1950 का, और मेनका गांधीवाद 1978 का केस है। ठीक है, तो डाउट की कोई बात नहीं, एक एक चीज क्लियर करेंगे अपन। निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इस देखिए सॉरी, इस उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उसके लिए केशवा नंद जो केस है 1973 का, उसमें इंदिरा साहनी बनाम 1992 का केस है। इसमें जो आरक्षण, यानी अगर आपने सुना हो तो क्रीमी जो लेयर है उसकी सीमा तय की गई थी, आरक्षण के संबंध से संबंधित है। ठीक है, शंकरी प्रसाद बाद अभी हमने देखा था, एक सेकंड, शंकरी प्रसाद ये 1951 का मामला है। ठीक है, ये मद्रास से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा वो करा गया? बेसिक स्ट्रक्चर बीएस। तो अनुच्छेद 132 ये भी आता है, अनुच्छेद 227 ये भी आता है, अनुच्छेद 226 ये भी आता है। तो अनुच्छेद 232 है वो रिट की बात करता है। इसमें 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, जैसे परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ये इसी तरीके से अनुच्छेद 227 के तहत भी, एक सेकंड, 227 में रिट नहीं, 227 में अधीक्षण की शक्ति है। अधीक्षण कैसे? अधीक्षण ऐसे कि जो राज्य के हाई कोर्ट होते हैं उन्हें निचले कोर्टों पर पूरी तरीके से नियंत्रण दिया गया है, तो वो अनुच्छेद 227 में। अनुच्छेद 226 में रिट है 5 प्रकार की, वो जारी कर सकता है। और जो अनुच्छेद 245 है वो संघ सरकार, राज्य सरकारों की नीति बनाने से संबंधित है। ठीक है, कानून बनाना। तो अनुच्छेद 32 और 26 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय को, अनुच्छेद जो 32 है 226 उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता को प्रदर्शित करता है। अनुच्छेद जो 227 है उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति। अधीक्षण मतलब वहां पे जब नियुक्ति होती है, जो राज्यपाल नियुक्ति करता है, तो उसमें इनकी बात सलाह बाध्यकारी होती है। इस तरीके से और भी कंट्रोल होते हैं इन पर। तीनों ही अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया था, तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है। भारत में संविधान की जो मूल संरचना, बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो हमने देखा था कि ये न्यायिक व्याख्या है, यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार व्याख्या की तो उसके माध्यम से इसका प्रतिपादन हुआ था। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, जो हमने बताया था कि आपको 1973 का केस है, कि बाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स, एक केस है मिनर्वा मिल्स 1980 का, में भी किया गया था। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त सिद्धांत का जो स्रोत है वो न्यायिक व्याख्या है। मिनर्वा मिल्स केस में बताया गया था कि जो फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार और जो डीपीएसपी है, उन्होंने कहा था कि एक गाड़ी होती है तो उसमें जो पहिए होते हैं बैलगाड़ी के 2 पहिए की तरह, क्योंकि अगर एक पहिए को निकाल दिया जाए
तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो एक दूसरे से संतुलित हैं और एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। तो सामंजस्य की बात करेंगे जी। ठीक है। उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो वो गोलकनाथ केस में बनी है। तो गोलकनाथ केस 1967 का है। इसमें न्यायालय ने बताया था कि जो फंडामेंटल है, मौलिक अधिकार सर्वोच्च है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। 1980 में जो मिनर्वा मिल्स केस है वो हमने अभी आपको बताया था। इसमें बताया था कि जो मूल अधिकार और जो डीपीएस भी है वो एक दूसरे को बढ़ाते हैं और एक दूसरे में सामंजस्य और समन्वय है। टीएम पाई फाउंडेशन केस अनुच्छेद 2930 से संबंधित है जी। अल्पसंख्यकों के जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनसे संबंधित है। ठीक है। तो केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ, इसमें कितने तो 13 न्यायाधीश थे, का गठन किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ जो 11 न्यायाधीशों की थी, का गठन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। तो हमने बताया था इसमें जो अब एक केस पलटना था, तो इस वजह से जो 1973 में एक केस आया था। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह की जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। उन्होंने कहा था कि जो मूल अधिकार है उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। और आपने अगर देखा तो अनुच्छेद 19(1)(a) में बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने और अपनी मत को व्यक्त करने की, तो उसे क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो एक गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में बताया था, 1967 का एक केस था। ठीक है। तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में उच्चतम न्यायालय ने प्रयुक्त धारणा व्यक्त की थी। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में कहा था कि फंडामेंटल राइट्स आर द primordial rights necessary for the development of human personality. They are the rights which enable a man to chalk out his own life in the manner he likes best. ठीक है। अब हमें बाद और उस बाद में उच्चतम न्यायालय की त्रुटि-पूटी युग्म को पहचानें, मतलब गलत। तो जो विशाखाबाद है 1997 का केस है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। विशाखा गाइडलाइंस क्या है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हाँ, 1997 का ही केस है। अपने जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, उसके लिए तो सही है। इंदिरा साहनी बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत या क्रीमी लेयर की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, ये 1992 का केस है, तो ये भी पॉइंट सही है। हमने देखा था कि जो मेनका गांधी केस है वो 1978 का है और इसमें अनुच्छेद 14, 19, 21 परस्पर अपवर्ती नहीं है। देखिए, हम एक क्लास में जो जितने भी केस हैं वो उसको देख लेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे विस्तार से हम नहीं देख सकते बहुत टाइम लगता है। चौथा है बेला बनर्जी बाग, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, तो ये गलत है। इसी में बताया गया था मेनका गांधी बाग। तो बेला बनर्जी बाग पश्चिम बंगाल विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेश यात्रा का दैहिक अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बाग में ही माना गया था। तो एक चीज ध्यान रख लीजिए, बेला बनर्जी बाग 1948 से संबंधित है, क्योंकि कभी कभी सही जोड़ी लगाने के लिए दे देता है वो। तो निम्नलिखित कथनों पर
विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है, मतलब तीन गलत हैं एक सही। तो सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये गलत है। मूल क्षेत्राधिकार हमने देखा था 131 के तहत, और 132 से 136 अपीली अधिकार है, 143 के तहत परामर्शी अधिकार है। तो इस वजह से पॉइंट गलत है। या केवल मूल और अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमने देखा था 143 के तहत सलाहकारी अधिकारिता भी है, तो इस वजह से पॉइंट भी गलत हो जाता है। या केवल परामर्श संबंधी और अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी देखिए केवल 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 ये गलत हो जाता है। या मूल अपीली परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये सही है। ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीली क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण है। भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो हमने देखा था कि जो अनुच्छेद 131 है वो मूल क्षेत्राधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 132 से 136 तक अपीली अधिकार है। देखिए, पर वो पूछ क्या रहा है कि संवैधानिक विवाद में, तो अनुच्छेद 134 ए को अनुच्छेद 132 में लाकर अगर पढ़ेंगे आप, तो संवैधानिक विवाद की बात करता है। 134 ए को, 133 नहीं। चलिए देख लेते हैं हम। तो अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की जैसे सिविल, दांडिक या फिर अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी जैसे निर्णय, डिक्री या फिर अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। यानी जब कोई व्यक्ति असंतुष्ट होता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यदि वो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 ए के तहत यह प्रमाणित करता है, देखिए उसे प्रमाण देना होगा कि उस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न, यानी जो बात है वो महत्वपूर्ण है, जबकि अनुच्छेद 133 में केवल सिविल विषयों की अपील से संबंधित है। तो अनुच्छेद 133 सिविल अपीलों से संबंधित है। 134 से उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 134 के तहत जो अपील है वो उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र से होती है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134 को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिए। चलिए देखते हैं संविधान की व्याख्या से संबंधित जो सभी विवाद हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं। तो अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 134 से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हमने देखा था कि जैसे मूल अधिकार भी क्षेत्राधिकार 131 से परामर्शदारी क्षेत्राधिकार 143, इस तरीके से देख सकते हैं अपन। तो उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय की जो अपीली अधिकारिता है को हम निम्न शीर्षों से विभाजित किया जा सकता है। तो हम डिटेल में देख लेते हैं अपीली जो अधिकारिता है। तो पहला है संविधान के निर्वचन से संबंधित अनुच्छेद 132 सिविल मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या फिर नहीं हो, तो सिविल मामले है अनुच्छेद 133 के तहत। आपराधिक या दंडिक मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या फिर नहीं, तो अनुच्छेद 134। तो 133 में सिविल मामले, अनुच्छेद 134 में दंडिक मामले, और विशेष इजाजत से अपील तो अनुच्छेद 136 विशेष इजाजत से अपील की बात करता है। ठीक है, अतः संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास इसके अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, देखिए सीधा नहीं लाया जा सकता,
अपील के माध्यम से आएगा ये विवाद। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जाती है। तो अनुच्छेद 142 के तहत दाखिल की जाती है। ठीक है, तो रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा एवं अन्य 2002 में SSC 388 के बाद, ये पूरा केस है, बहुत बड़ा नाम, के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 137 एवं अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्यायाधिकार है। इसके लिए न्यायाधिकार, इसके लिए वो आदेश दे सकता है। इसमें हमने देखा था कि पुनरीक्षा कर सकता है वो अपने डिसीजन की के तहत किसी बात या विषय में पूर्ण न्याय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जाती है। ये याचिका सर्वोच्च न्यायालय के किसी अंतिम निर्णय के पश्चात उसकी समीक्षा याचिका रिव्यू पिटीशन के खारिज किए जाने के बाद दाखिल की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के तहत रहते हुए अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने तथा उसके परिवर्तित करने की शक्ति है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है, अगर कोई केस है जिस किसी व्यक्ति का, तो सबसे पहले कोशिश होती है कि वो हाई कोर्ट में जाए। अगर वो मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है, सर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नॉर्मली अगर केस है वो सिविल या आपराधिक, तो हाई कोर्ट में जाएगा। जब हाई कोर्ट डिसीजन देता है और उससे कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मान के चलिए कोई डिसीजन दे दिया, अब उससे भी कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद वो अनुच्छेद 137 के तहत रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट देखता है कि जो उसका डिसीजन है कि वो कहीं गलती तो नहीं हो गया, तो उसे अगर सुधार भी सकता है अगर गलती है तो। इसके बाद अगर ये भी उसकी जो पिटीशन है वो खारिज हो जाती है, तो उसके बाद किसी व्यक्ति के पास एक और विकल्प बचता है कि वो अनुच्छेद 142 के तहत क्यूरेटिव पिटीशन, जिसे हम सुधारात्मक याचिका कहते हैं, उसके तहत वो जा सकता है। अगर ईवी याचिका खारिज हो जाती है तो फिर उसके पास एक अंतिम, एक सेकंड, अरे अंतिम विकल्प बचता है और वो विकल्प है 72। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वहां पे वो क्षमादान याचिका लगाए या फिर 161 के तहत राज्यपाल गवर्नर के यहाँ पे क्षमादान याचिका लगाए, तो इसके माध्यम से अगर वो क्षमा कर देते हैं तो फिर वो बरी हो जाता है। ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस चलती है पूरी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो हमने बार बार देखा था अनुच्छेद 137 ये बात करता है। अनुच्छेद जो 130 है वो हमने देखा था कि उसके स्थान की बात करता है, अभी प्रेजेंट में दिल्ली में, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कहीं और भी सुनवाई कर सकता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को कह रहा है, देखिए ये पॉइंट गलत है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा
सुनाए गए निर्णय या फिर दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। तो 137 सही है। तीसरा, मंत्रिमंडल को, तो ये गलत है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों को परिवर्तित करने के का अधिकार है, 137। ठीक है, तो पॉइंट सही है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं, तो फिर ये गलती हो जाएगा अपने आप ही। तीसरा, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को उसके निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, ये पॉइंट भी गलत है। केवल विधि मंत्रालय, तो ये भी गलत है। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन या उपबंध अनुच्छेद 142 के दिन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सा इसका अर्थ हो सकता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं, तो ये स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। तो संविधान का जो अनुच्छेद 142 में प्रावधानित है कि उच्चतम जो न्यायालय है वो अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित आदेश देने की शक्ति है। जो अभी आपने देखा है कर्नाटक और तमिलनाडु में जो राज्यपाल थे, उन्होंने बहुत लंबे समय से विधेयकों को अपने पास रखा था। तो अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें पारित करने का आदेश दिया और उन्हें पारित घोषित कर दिया था। तो इस तरह डिक्री कर सकेगा, ऐसे आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय, तो यहाँ पे एक शब्द आता है टोटल जस्टिस, तो पूर्ण न्याय के लिए कार्य करता है, आवश्यक हो। इस प्रकार जो डिक्री या फिर किया गया जो आदेश है वो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब वो आदेश देता है तो पूरे भारत में बिना किसी शंका के वो लागू होता है। उसके बाद वो जब तक लागू रहेगा, जब तक संसद उसके लिए कोई विधि लेके नहीं आती, विधि के बाद उसमें परिवर्तन किया जा सकता है या फिर उसी को ध्यान में रखते हुए विधि बनाई जा सकती है। तो तब तक लागू होगा और सभी लोगों के लिए वो बाध्यकारी होगा उसका जो डिसीजन है। इसी अनुच्छेद का अवलंब लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उससे संबंधित जो यूनियन कार्बाइड मामले में के जो पीड़ित व्यक्ति थे उन्हें मुआवजा निर्धारित करने के साथ स्पष्ट किया कि सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट जो प्रतिषेध अथवा निर्बंधन या उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध या निर्बंधन की तरह कार्य नहीं करते। ठीक है, तो उसमें उसे पूर्ण शक्ति है। इसी संदर्भ में अर्थ निकाला जा सकता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद यानी राज्य विधायकों द्वारा निर्मित विधियों से वो बाध्य नहीं होगा, तो उसे पूरी तरीके से अनुच्छेद 142 के तहत स्वतंत्रता और विभिन्न समयों में उसने कई, जैसे दिल्ली में शराब का मामला था तो उसे जो हटाने के लिए, जो रोड के किनारे शराबों की दुकान होती है तो उसके लिए भी आदेश दिया था। और ऐसे कई आदेश, जैसे जो विशाखा गाइडलाइंस देखते हैं अपन, जो 1997 का केस है, तो उसमें भी अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए उन्होंने ये आदेश दिया था। और उसके बाद फिर सरकार ने भी घरेलू हिंसा अधिनियम और जैसे कई अधिनियम बनाए, तो बाद में उन्हें वैधानिक या फिर कानूनी रूप से लागू करने के लिए सरकार कानून बना देती है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू। तो हमने देखा था कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो विधियों और जो कार्यपाल की जो आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन
करने का न्यायपालिका का अधिकार। देखिए बहुत टफ शब्द होते हैं, पर मैं सिंपल बता देता हूँ कि जो विधायिका और जो कार्यपालिका जो नीति, जो विधायिका विधि बनाती है, जो कार्यपालिका नीतियों का निर्माण करती है समय समय पर। तो जब नीतियों का निर्माण हो जाता है तो जो उच्चतम न्यायालय वो ये देखता है कि जो नीतियां और जो विधि है वो कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रही है। अगर वो उल्लंघन करती है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर देता है। या फिर जितना पार्ट, जैसे मान के चलिए एक नीति है उसमें 10 पॉइंट है, अगर 10 में से अगर 2 पॉइंट संविधान का उल्लंघन करें तो खाली 2 को ही असंवैधानिक घोषित करेगा, 8 बने रहेंगे और वो नीति लागू रहेगी। इस तरीके से जो पृथक्करता का सिद्धांत बोलते हैं इसे अपन। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 13 से देखी जा सकती है। इसके तहत केंद्र राज्य स्तरों पर विधियों दोनों, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्यों की हो, कार्यपालक के आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। उन्हें परखा जाता है कि कहीं मूल अधिकारों, डीपीएसपी या फिर संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन तो नहीं कर रही। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारतातीत पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वो संविधान का उल्लंघन करता हो। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद जैसे 13, 32 में हमने देखा था कि रेट है, 131 से 136 में हमने देखा था कि 131 में मूल अधिकार है, 132 से 136 तक अपील अधिकार, 143 में परामर्शी अधिकार, 145 में जो केंद्र और राज्य सरकार के विधानों की विषय वस्तु, 226 में हमने देखा था कि जैसे 32 है उसी तरीके से 5 रेट जारी कर सकता है राज्य का जो हाईकोर्ट है। 227 में हमने देखा था कि जो निचली अदालतें हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, उन पर नियंत्रण की शक्ति होती है हाईकोर्ट को। 245 और जो 240 है वो केंद्र और राज्य सरकार की विधानों से संबंधित है। आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इनसे उन्हें सुप्रीम कोर्ट को क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। न्याय के पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित करता है। देखिए यहाँ पे जो राज्य का मतलब है वो राज्य मान के चलते हैं अपन, तो राज्य में दोनों चीज आ जाती है, एक तो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। ठीक है, यहाँ पे वो वाला राज्य नहीं है, उसका मतलब है एक राज्य जो राजा महाराजाओं के जमाने में कॉन्सेप्ट चलता था ना, राजा प्रजा वाला, तो उस तरीके से माना गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। यदि कोई कानून या फिर आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे क्या असंवैधानिक घोषित करना। तो ये पॉइंट रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत का जो संविधान है अपने मूल ढांचे को देखिए संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया है और ना ही संविधान में इसका उल्लेख है। ये न्यायिक व्याख्या से या न्यायिक व्याख्या का स्रोत है और वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया थे कि समय समय पर हम बताएंगे कि मूल अधिकार का हिस्सा क्या होगा। तो कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है, बट जो संघवाद और जो पंथ निरपेक्षता है वो मूल अधिकारों मूल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो ये पॉइंट चाहिए। हमने देखा था कि अनुच्छेद 13 से लेकर और 245, 46। भारत के संविधान में देखिए कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि मूल ढांचे शब्द का उल्लेख केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा किया गया है। भारत का जो संविधान है वो नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्याय के पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। संविधान का अनुच्छेद जो 13 है वो न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है
और यह शक्ति अनुच्छेद 32 हमने देखा था कि 5 प्रकार की रिट होती है। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश, परमादेश, ठीक है। तीसरी जो रिट है वो प्रतिषेध, हमने मूल अधिकारों में अच्छी तरीके से पढ़ी है। चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवी है वो अधिकार परीक्षा। मूल अधिकारों वाले वीडियो में ये सब डली है, अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो इस तरीके से 5 प्रकार की रिट होती है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जारी करने का अधिकार होता है। भारत में जो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है, दोनों के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का शक्ति दी गई है। तो न्यायालय द्वारा, देखिए, न्यायिक जो पुनर्विलोकन होता है दो तरीके से, एक तो कार्यपालिका और एक व्यवस्थापिका, जिसे हम संसद कहते हैं। राज्यों में जो विधानमंडल होता है कि कार्यों की जो वैधता की जांच करना, अथवा व्यवस्थापिका द्वारा जो निर्मित कानून और जो प्रशासन की नीतियां जो कार्यपालिका ने बनाई है उनकी संवैधानिकता का परीक्षण कर ऐसे उपबंधों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान का अतिक्रमण करते हो, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में है संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत है। तो हमने कहाँ से प्रेरित है जी न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से। भारत में संविधान के मुख्य अनुच्छेद 13, 32, 200, 136 हमने देखा था। 136 में स्पेशल स्पेशल जो विशेष पुनरीक्षण जो याचिका है वो अनुच्छेद 136 के तहत SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है, के अंतर्गत ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। एवं अनुच्छेद 226, 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय में भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारता नहीं होगी, तो गलत है। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, तो ये भी गलत है। कौन सा सही है? तो न तो 1, 2 न से। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 13(2) है उसके अनुसार जो राज्य है, केंद्र या राज्य सरकार, कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भारत 3 जो फंडामेंटल राइट दिए। देखिए क्लियर होना चाहिए, जहां पर पॉइंट कर रहे हैं तो वो क्लियर होना चाहिए, वहीं पे हुई बात के द्वारा मौलिक अधिकारों को छीनती है या फिर न्यून करती है। देखिए या तो वो प्रावधान को समाप्त कर रही है या फिर थोड़ा सा उसे कम करती है, या फिर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। मैंने बताया था कि जो भी पार्ट अगर उसका उल्लंघन करता है तो वही खत्म या संवैधान घोषित कर दिया जाएगा। इस आधार पर ही अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की शक्ति है, यदि वह संवैधानिक प्रावधानों के देखिए विपरीत होगी तो ही। अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं कि अधिकारता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि प्रश्न में जो कथन 1, 2 से 28 के रूप में 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में जोड़ा गया था, परंतु जो 43वां संविधान संशोधन हुआ था 1977 में, उससे इस प्रावधानों को हमने हटा दिया था। पहले ही मना कर दिया था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसके बाद जब 1977 में सरकार चेंज होती है तो फिर वो प्रावधान चेंज कर दिए थे। साथ ही केशवानंद भारती जो 1973 का केस था और जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान किया गया था, में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत संविधान के मौलिक ढांचे की जो अवधारणा के तहत भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया
जा सकता है यदि वो संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत हो। दोनों ही कथन सही नहीं। न्याय के पुनर्विलोकन प्रचलित है तो केवल भारत में, देखिए केवल वाला पॉइंट हमने पहले ही बता दिया, गलत होता है, केवल यूएसए में गलत, केवल यूके में, तो भारत और यूएसए दोनों में। तो भारत के संविधान का जब आप अनुच्छेद 13 जो फंडामेंटल राइट का भाग है पढ़ोगे तो उसमें बताया गया कि न्याय के पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है। अगर आपको पता हो तो यूके में न्यायिक पुनर्विलोकन जैसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां पे संसद की सर्वोच्चता है और उसके द्वारा जो बनाए गए कानून है वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का जो क्षेत्र है वो सीमित है, तो कथन सही है। कारण क्या है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तु है, तो दोनों, पहली बात तो दोनों कथन और कारण अलग अलग है, दोनों सही है, तो स्पष्टीकरण सही नहीं। उधार की वस्तुओं का मतलब वो कह रहा है कि जैसे हमने विभिन्न देशों से जो प्रावधान लिए हैं अपने संविधान में उन्हें वो उधार की वस्तु कह रहा है, तो कह सकते हैं, लेकिन ये कहना भी गलत है क्योंकि हमने जो भी प्रावधान लिए वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप और समय परिस्थिति को ध्यान में रखते न कि किसी की नकल करी थी। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का जो क्षेत्र है वो अमेरिका की तुलना में सीमित है। हालांकि केशवानंद भारती केस 1973 में, तब मेनका गांधी जो 1978 का केस था आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रमिक रूप से न्यायिक पुनरीक्षण के क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा है, फिर भी इस संवैधानिक दायरे में सीमित है। इसका एक प्रमुख कारण मैं आपको बता देता हूँ क्या। देखिए अमेरिकी जो संविधान है वहां पे विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत अपनाया जाता है। इसमें दो चीज देखी जाती है। पहला तो जो विधि बनाई गई है वो एक प्रॉपर तरीके से बनाई गई हो, ऐसा नहीं होता कि वहां पर अगर जैसे वहां की संसद है तो कांग्रेस कहते हैं या संसद कहते हैं, अगर वो विधि बनाती है तो जो विधि बनाने की प्रक्रिया है पहली बात तो वो फॉलो की हो, तो एक स्टेप तो है। दूसरा, जब विधि बनाई जाती है तो वो उसका उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए, तो दो तरीके से, ठीक है, तो दो तरीके से सम्यक देखिए प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर वही अपन भारत में देखते हैं तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ, तो यहाँ पे वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये नहीं देखता कि विधि कैसे बनाई, बस ये देखता है कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत न हो, एक ही स्तर है, ठीक है। न्यायिक पुनरीक्षण का आधार है इस प्रकार कथन एक सत्य है। दूसरी, भारतीय संविधान ने अन्य देशों के संविधानों से विभिन्न प्रावधानों की अवधारणा ली गई है, अतः कारण आर भी सत्य है, किंतु आर ए को सही व्याख्या नहीं, अतः विकल्प फिर भी उत्तर होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो आधार है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने देखा था, एस्टैब्लिश लॉ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जब 13 हमने देखा था विधि की बात करता है, 13 में एक शब्द दिया है विधि, अलग अलग विधि बताई गई है। 32 रिट है, 131 से 136 में अपील अधिकार, परामर्शी अधिकार 143, 145 में विषय जो राज्य और केंद्र सरकार की जो विधि होती है, 226 में भी रिट है, 227 में अधीक्षण है, 245 40वीं विधियों से संबंधित है। आदि के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था निहित है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश लॉ। अगर वो पूछे कि हमने कहाँ से लिया तो हमने ये प्रावधान जापान से लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं, तथा यह अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है या तो नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर उसे न्यायालय द्वारा
शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एक हमने देखा था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एस्टेब्लिश, तो जो इंडिया में चलता है, तो हमने जापान से लिया था सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद इसमें न्यायालय मात्र ही देखता है कि जो विधि बनाई गई है वो एक प्रक्रिया से बनाई गई हो, बस। इसके बाद अब विधि संवैधानिक के है या वैधानिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ही चलता था। कब? तो जब 1967 से पहले तक, जब गोलकनाथ केस और मेनका गांधी केस 1971 में आया, तो उससे पहले। बट धीरे धीरे न्यायालय ने जब व्याख्या करी थी, तो फिर उन्होंने विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है, जो ड्यू प्रोसेस, एक प्रोसेस, ठीक है, तो उसमें दोनों चीज देखी जाती है। उसमें ये देखा जाता है, पहली बात तो जो विधि है वो एक प्रॉपर कानून के तहत बनी हो, प्रॉपर विधि के तहत बनी हो। दूसरा, वो संविधान का उल्लंघन भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे बस खाली ये देखता है, वो देखता था कह सकते हैं अपन पहले। अब दो ये प्रक्रिया उसने अपनाई है। संविधान में हालांकि उल्लेख नहीं है, इसका भी उल्लेख है, बट जैसे जैसे जो न्याय की व्याख्या है और अनुच्छेद 21 का विस्तार किया है, तो उसके माध्यम से वो यहाँ तक पहुंच गया है। यहाँ पे बस इंडिया में केवल ये देखा जाता है कि विधि अगर एक कानून के तहत बनी है, तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है, जब शुरू शुरू पे न्यायालय यही देखता था। ठीक है, तो जी थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसे देख सकते हैं। भारत में जो न्याय प्रणाली किस पर आधारित है, तो प्रयुक्त में से एक से देख सकते हैं अपन। भारत में जो न्यायिक प्रणाली है, वो संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अभिलिखित न्यायिक पूर्ण दृष्टांतों और परंपरा पर आधारित है। तो एक चीज नहीं, एक से ज्यादा चीजें सही है, क्योंकि कई माध्यम है, उनके आधार पर आधारित है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, यदि वो वर्तमान द्विस्तरीय संघ व्यवस्था के स्थान पर तीन स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे तीन स्तरीय व्यवस्था है, केंद्र, राज्य और पंचायती राज्य देख सकते हैं। विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। तो अनुच्छेद 14 आप पढ़ेंगे, 14 से 18, तो समानता का अधिकार दिया गया है। अगर उससे छेड़छाड़ करता है तो फिर वो अवैध घोषित की जा सकती है। कोई भी, क्योंकि वो पहली बात तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वो विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में वो अन्यत्र कहीं रखता है। क्योंकि भाग 3 का जो अनुच्छेद 13(2) यह उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो। देखिए, छीनती और न्यून करती है नहीं होना चाहिए, बढ़ा सकता है वो। यदि कोई विधि बनाई जाती है तो शून्य होगी, वृद्धि कर सकता है, कमी नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय एक है, संघीय न्यायालय संविधान का अंतिम विवेचक, तो ये भी पॉइंट सही है। सिविल न्यायालय, तो तीनों इसमें से एक से अधिक उत्तर सही हो जाते हैं। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसे हम संघीय न्यायालय के रूप में भारत संघ की विभिन्न इकाइयों जैसे केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की आरंभिक अधिकारता, जो अनुच्छेद हमने देखा था 131, तब से देखते आ रहे हैं। मूल अधिकारों जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण मानवाधिकार शामिल है का संरक्षक होने के साथ भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय तथा संविधान का अंतिम विवेचक भी है। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, गार्जियन कहते हैं। गार्जियन, संविधान का अगर गार्जियन शब्द पूछता है तो फिर उच्चतम न्यायालय हमने देखा था, उसे संविधान का संरक्षक माना जाता है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत सिविल मामले भी सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का समुचित उत्तर ई है। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो हमने देखा था कि गार्जियन कौन है और संरक्षक कौन है।
तो फिर सर्वोच्च न्यायालय तो सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को इस संविधान का प्रहरी और संरक्षक माना जाता है। देखिए, प्रहरी और संरक्षक माना जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के संरक्षक या कस्टोडियन? तो फिर भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है। और हम लास्ट आज का जो प्रश्न है, हम यहीं पे रोकते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान का अभिभावक निहित है तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। तो आज हमने 72 तक कर लिए। इसके बाद कल हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है वो खत्म कर देंगे। 73 से लेकर शायद 120-21 है। तो आपका जो भी सर्वोच्च न्यायालय से कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और फिर मैं आशा करता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पे होल्ड करेंगे इसे। अंत में, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कहता नहीं हूँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लास्ट में इसे सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। देखो, कमेंट से क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी क्लास करने के लिए प्रेरित होते हैं। और मैं कुछ ही दिनों में, मैंने आपको बताया भी था कि कुछ ही दिनों में मैं आपके सामने फिर लाइव पूरी तरीके से और एकदम फेस टू फेस कनेक्ट के माध्यम से, जैसे अपन कहते हैं, तो फिर वो एक स्टूडियो के माध्यम से डिजिटल बोर्ड पर आऊंगा। तो वहां पर फिर हम एक दूसरे से अच्छी तरीके से कन्वर्जन करेंगे और एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझेंगे। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार करिए, उसकी मैं व्यवस्था बहुत जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी हो जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जिसको भी जरूरत है उस तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। इसके बाद देखिए, अगर आपको प्रॉपर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट करना है या फिर कोई जैसे डीएसएसबी एजुकेशन वगैरह जो पॉलिटी से संबंधित, यूपीएससी और पीसीएस को छोड़कर जितने भी जो एग्जाम है पॉलिटी से संबंधित और यूजीसी नेट के जो अदर सब्जेक्ट है आगे चलकर हम चालू करेंगे। फिर फिलहाल अभी मैं पॉलिटी से संबंधित, मैं विशेषज्ञ पॉलिटी का हूँ, तो मैं पॉलिटी, मुझे अदर सब्जेक्ट के लिए नेट के लिए कोई और व्यक्ति हायर करना होगा। यूपीएससी के लिए मैं काम कर जाऊंगा क्योंकि यूपीएससी की मैंने तैयारी की और मुझे उसका गहरा अध्ययन भी है और समझ भी है उसकी। देखिए, कोई भी अगर विषय पढ़ा रहे हैं तो आपको उसकी पूरी तरीके से समझ होनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि अगर मैं मान के चलिए मुझे यूजीसी नेट में कॉमर्स पढ़ाना होगा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है, ना ही मैंने कभी पढ़ा। तो उसके लिए मुझे कोई व्यक्ति हायर भी करना पड़ेगा उसके लिए। अगर मुझे लग रहा है कि कोई जैसे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में मैं नॉर्मल पढ़ा दूंगा यूपीएससी वाला, लेकिन डीप में नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मैं ऐसा नहीं कभी कर सकता कि आधी अधूरी जानकारी लेते हुए आपको पढ़ा दूं। यूजीसी नेट के लिए हम इस पर आगे चल के इसे और विस्तार देंगे समय की जरूरत के अनुसार। बट जैसे अगर आप यूपीएससी और पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की पीसीएस को, तो वहां पे फिर राम प्रसाद आईएएस पर आप उसको जाकर सब्सक्राइब करिए। वहां पे आपको अच्छा मटेरियल दोनों, देखिए ये क्लास अभी दोनों जगह डल रही है, उस पर भी और इस पर भी। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, पॉलिटिकल साइंस वाला जो घटना चक्र हो जाएगा, तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम और चीज स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे फिर दूसरा सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री वगैरह या फिर उस समय या फिर ज्योग्राफी कोई भी उसका घटना चक्र स्टार्ट कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत करंट की चाहिए तो करंट से अपडेटेड रहने के लिए मैंने आपके लिए एक चैनल बनाया है RNA नाम से। RNA का मतलब है कि राम प्रसाद न्यूज एंड एनालिसिस। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और मेन चैनल में भी दी है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लिए और उससे भी थोड़ा सा आप जुड़िए। तो उससे भी क्या होगा कि आपको जो करंट की नॉलेज है वो भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो वहाँ पे मैं किसी भी जैसे विषय को लेकर अच्छी तरीके से गहराई में उसे बताता हूँ, पूरा शुरू से लेकर अंत तक क्या है। तो न्यूट्रल वहाँ पे एक अच्छी तरीके से तटस्थ होकर हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए, आप सभी को नमस्कार, थैंक यू।